स्टार्ट करें। थंबनेल वगैरह नहीं, मैं देख रहा हूँ वीडियो क्वालिटी काफ़ी डल आ रहा है, तो सोच रहा हूँ थोड़ा मेहनत लगेगा, ठीक है, लेकिन पहले रिकॉर्ड करेंगे फिर डालेंगे, लाइव नहीं जाएंगे। हाँ, हरिओम के थंबनेल पे एक साथ 60 व्यू आ गए यार। ठीक है, सो शुरू करते हैं। थोड़ा सा आपको इनसिक्योर फील कराना, मतलब थोड़ा सा मैं आपको रियलाइज़ करा दूँ कि आप लोग घर पे पढ़ाई नहीं करते हो। थोड़ा सा मैं आपको ये फील करा दूँ कि आप लोगों ने सैटरडे के बाद में अभी तक बुक नहीं खोला है ना। थोड़ा सा आपको ये फील करा दूँ कि गांव जाके आप लोगों ने काफ़ी कुछ मिस कर दिया है। कोई बात नहीं, लेकिन आप लोगों ने वीडियोस रेफर नहीं करेंगे ना अभी तक। बताओ, ऐसे लोगों के लिए वीडियोस बना रहा हूँ, यही लोग नहीं देख रहे हैं। नेट नहीं था, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ग्रेविटेशन में हम लोगों ने स्टार्ट किया था केपलर के 3 लॉ से, ठीक है। ममता, पहला लॉ क्या था केपलर का? प्लानेट, यस। क्या था? देखो देखो, टेक्स्ट बुक बंद कर दो सब लोग पहले, तो चीटिंग नहीं चाहिए, सबका टेक्स्ट बुक बंद होना चाहिए। मैं टेक्स्ट बुक ओपन करके क्वेश्चन पूछ रहा हूँ क्या? नहीं ना, टेक्स्ट बुक बंद करके आंसर देना। टेक्स्ट बुक बंद करने वाला तो आंसर नीचे थोड़ी मिलेगा, नीचे क्या ढूंढ रहे हो? अच्छा, हाँ बोलो, केपलर का पहला लॉ। प्लैनेट का क्या? हाँ, एलिप्स, एलिप्स द सन, यस। You have very politely done mother sister of the English. The path या फिर orbit of the planet is elliptical in shape, where sun is at one of the foci. सन किसी एक फोकस पॉइंट पे होता है, किसी एक फोकाई। फोकस का प्यूरल फॉर्म जो है फोकाई है, ठीक है। किसी एक फोकाई पे जो है वो सन होगा। ये है पहला लॉ। दूसरा लॉ क्या है केयूर? सेकेंड लॉ, वो झाड़ू वाड़ू मारने वाला था। बस बस बस, समझ गया मैं, आपको याद है। स्वीप होता है, यस, प्लैनेट स्वीप होता है। प्लैनेट जो है वो स्पेस इतना साफ सुथरा क्यों है? हमारा 90 फीट गंदा क्यों है? क्योंकि हम कचरा फेंकते, हम झाड़ू नहीं मारते। स्पेस साफ इसलिए बिकॉज प्लैनेट स्वीप करता है। प्लैनेट झाड़ू मार रहा वहां पे, है नहीं? अर्थ ने ऐसा मास्क लगाया हुआ और गोल गोल घूमने के टाइम पे उसने झाड़ू साथ में रखा हुआ, ऐसा ऐसा कर रहा हो। लाइन ज्वाइनिंग द सन एंड द प्लैनेट स्वीप्स, मतलब वो जो कवर करता है एरिया, इट कवर्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब अगर उतना ही एरिया वो यहां से यहां में कवर कर रहा है, भले ये दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस कम हो, लेकिन मैटर क्या करता है? एरिया मैटर करता है, ठीक है। फिर उसके बाद में अगर पूरा का पूरा एक रेवोल्यूशन करने में जो टाइम लग रहा है उसको मैं बोल रहा हूं टाइम पीरियड। एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द प्लैनेट एंड द सन, इफ आई एम टेकिंग इट एज आर, तो तीसरा वाला लॉ क्या था? यस निकत, तीसरा वाला लॉ क्या था? चीटिंग है सर, लास्ट बेंच पे बैठी हूं ताकि आप क्वेश्चन ना पूछो। तीसरा वाला लॉ क्या था? क्यों इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर नहीं चलता दोस्त? नहीं याद है कैसे बोल सकते हो तुम? हाँ, अच्छा, मार खाने के लिए रेडी? बेड़ा बम खराब कर दूंगा मैं। रिवीजन करना होता पता नहीं है क्या? तो फिर नहीं याद है, मिलना बाहर, बताता हूं मैं। तुम्हारा आज बैठना हराम है। हाँ, पक्का पक्का पक्का, एकदम पक्का। ठीक है, मतलब टी स्क्वायर इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। अब इसके बाद वाला क्वेश्चन, अगर वो भी नहीं आया, ये मैं तो बोल रहा हूँ रिकॉर्ड करके बाकायदा ऐसा हैप्पी बर्थडे हर बर्थडे पे पोस्ट करूं मैं। ग्रेविटेशनल लॉ का सबसे पहला स्टेटमेंट क्या दिया था? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ का सबसे पहला स्टेटमेंट क्या था?
मतलब दो स्टेटमेंट हम लोगों ने देखे थे मैथमेटिकल, एफ इज प्रोपोर्शनल टू, एफ इज प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली इनवर्सली जो भी हो। पहला वाला क्या था? देखो स्टेट गवर्नमेंट के पास जाना हो, महाराष्ट्र गवर्नमेंट हो गया अपना, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाना हो, बीजेपी के पास, तुम बोलो मैं अमेरिकन गवर्नमेंट के पास चले जाओ, एक निकम्मा वाला सर्टिफिकेट ला के दे दूंगा मैं तुमको। नेशनल इंटरनेशनल निकम्मा अवार्ड गोज टू मिस्टर आदित्य यादव, ब्रदर ऑफ मिस्टर योगेश यादव। क्या था पहला स्टेटमेंट? ऐसे कैसे भूल सकते हो? उसके ऊपर बहुत डिस्कशन किया था हम लोगों ने। हम लोग धरती पे क्यों है, धरती हमारे ऊपर क्यों नहीं आ जाता एप्पल टूटने के बाद में, अच्छे एकदम इन डेप्थ डिस्कशन किया था हम लोगों ने। एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सामान को क्या बोलते हैं हम लोग? सामान को क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट, है ना? क्या ऑब्जेक्ट? यस। ये मेरा भाई नहीं है, मैं नहीं पहचानता इसको। कौन कौन हो तुम? अबे बेड़ा, हाथ हाथ दिखाओ, हाथ दिखाओ। एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी प्रोडक्ट ऑफ द मासेस, प्रोडक्ट ऑफ द मासेस। याद आ रहा है कुछ? एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी प्रोडक्ट ऑफ द मासेस, कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम, या फिर M1 इंटू M2। मैंने डायग्राम भी बनाया था कि अगर दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक का M1 है, अगर दूसरे का M2 है, इनके बीच के डिस्टेंस को अगर मैं D लेता हूं, सारे स्टेटमेंट देखे थे हमने। खाना खाने के बाद वो अगले दिन निकल जाता है, समझ में आता है। पढ़ने के बाद कैसे जा सकता है वो? जो लोग हंस रहे हैं, निकट तुमने भी आंसर नहीं दिया था। अर्शिता, इसके बाद क्या? एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी प्रोडक्ट ऑफ द मासेस। ये हो गया पहला वाला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट क्या था? दूसरा यस। हाँ बोलो बोलो, क्योंकि ये गलत है, वो तो उसके बाद आएगा। एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? रुको सर, पहले हंस लेती हूँ। इसके पहले वाले ने आंसर नहीं दिया तो उसके ऊपर ओह शिट, मुझे भी नहीं आता है। बताओ बताओ, आंसर बताओ। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, हाँ वो तो हो चुका, वो इनवर्सली नहीं हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हाँ। अच्छा वो आज लाइव नहीं गया हूँ, बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होती। जी यस। इसमें से कितने लोगों ने घर पे रिवीजन किया है? बताओ। बुक उठा के देखा था, ओहो बहुत गंदी चीज है, नींद आ रही है, ऐसा? फिर आपको सैटरडे को इतने प्यार से समझाया, अपना दोपहर का लेक्चर मिस आउट किया अपन ने, बहुत कम चीज़ें पढ़ी उसमें, कि साइंस हो, मैथ्स हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, रिवीजन करना ज़रूरी है। बिगर रिवीजन के अगले बैच में आओगे ऐसा लगेगा कि फ्रेश स्टार्ट है, क्योंकि अपना पुराना हुआ ही नहीं है। और ऐसे हम बैकलॉग लेते जा रहे हैं एक एक चीज़ों का, हम बोझ ढो रहे हैं। आज मैं क्या करूंगा, वापस से पिछला वाला पढ़ाऊंगा, क्योंकि बाकी सारे इंस्टीट्यूट्स की तरह मुझे ऐसा नहीं करना कि बस पढ़ा के खत्म करना, आपको समझ में भी तो आए। जब आपने पिछला वाला किया ही नहीं है तो आज वाला समझोगे कैसे? अब आज वाला नहीं समझ में आएगा तो अगले दिन रिवीजन करने बैठोगे तब भी कुछ नहीं समझ में आएगा, तो उसके बाद वाला भी चला गया। धीरे धीरे क्या हो जाएगा, पूरे चैप्टर का एक पोटला बन जाएगा। जब गणपति विसर्जन आएगा तो हम लोग शीतल तालाब में जाके डुबा देंगे उसको। F is directly proportional to the product of the masses and F is inversely proportional to the square of the distance between them. कुछ नया है क्या? ये देखा है ना पिछली बार, तो फिर क्यों नहीं? Directly proportional to the product of the masses, inversely proportional to the square of the distance between them. बराबर। अब दोनों को एक साथ कैसे लिखेंगे? दिस फोर्स
इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। फिर प्रोपोर्शन का साइन हटाने के लिए क्या करते थे हम? वैल्यू लिखते थे। क्या होता वैल्यू? F इज इक्वल टू न्यूटन। यस, न्यूटन। यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। प्रोपोर्शन का साइन हटा के इक्वल टू का साइन लिखने के लिए अपने को प्रोपोर्शनल वहां पर एक कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई करना पड़ता। ये है G, फिर कैपिटल M इंटू स्मॉल m अपॉन डी स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स का। किसका? ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला हो गया कैपिटल G इंटू M1 इंटू M2 या फिर कैपिटल M इंटू स्मॉल m, जो भी आप लोग बोलो, अपॉन डी स्क्वायर या फिर आर स्क्वायर, जो भी आप लोग बोलो। समझ में आ रहा है? अब इसमें से कैपिटल G की वैल्यू कितनी थी? रुक जाओ, पूछ लेते किसी को। कैपिटल G पहले है क्या, वो मुझे बताओ। कैपिटल G क्या है? ठीक है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। कैपिटल G का वैल्यू क्या है? डू यू नो? सलोनी? हाँ, पिछली बार तुमने मुझे बताया था सर 6-7 नहीं 6-7-3 है करके। हाँ है, बताओ फिर क्या है? वैल्यू पूछ रहा हूं मैंने वेट का यूनिट नहीं पूछा है कि तुम न्यूटन बोल रहे हो। देखो आंसर से ही तुम्हारा क्वेश्चन रॉन्ग है ना? मैं इसका बोल रहा हूं वैल्यू क्या है, वैल्यू। इंटू 10⁻11 6.67 या फिर 6.673 इंटू 10⁻11। हाँ फकरुद्दीन, यूनिट क्या था इसका? इसका ऐसा यूनिट क्या था? इसका ऐसा यूनिट क्या था? याद है? एमसीक्यूज में आता ही है, न्यूटन मीटर स्क्वायर kg रेज टू -2, और अगर अपॉन रहेगा तो kg स्क्वायर आता है। इन डेप्थ देखा था यार, इन डिटेल देखी थी ये सारी चीजें हम लोगों ने। टेक्स्ट बुक में नहीं है इन सब चीजों का एक्सप्लेनेशन, फिर भी किया। लेकिन आपने क्या किया? कुछ नहीं किया। हैप्पी संडे। अगले संडे से छुट्टी मांगो तुम लोग, देता हूं मैं, छुट्टी देता हूं आप लोगों को। छुट्टी से छुट्टी मिल जाएगा। फिर उसके बाद में हमने देखा था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला। मैंने बताया था कि ग्यू रीजन में भी आता है कि अगर दो अलग ऑब्जेक्ट्स को छोड़ा जाए तो दोनों भी ऑब्जेक्ट्स एक साथ नीचे क्यों गिरते हैं। मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। वो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। क्यों? हाँ हाँ बिल्कुल। एक डेरिवेशन किया था हम लोगों ने, एक फॉर्मूला बनाया था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का। ठीक है, आप लोगों के लिए वो भी करेंगे वापस से, वंस मोर। देखो फोर्स का फॉर्मूला क्या है? F इट इज इक्वल टू m इंटू ए, लेकिन यहां पे ग्रेविटी की बात कर रहे हैं तो m इंटू जी आएगा। तो यहां पर जो फोर्स लिखा है मैंने उसकी जगह पे क्या लिख दूंगा? यहां पे m इंटू जी। स्मॉल m कैंसल, तो g का वैल्यू क्या मिल जाएगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का क्या मिल जाएगा? कैपिटल G इंटू कैपिटल M अपॉन डी स्क्वायर। और अगर हम लोग अर्थ के बारे में बात कर रहे हैं तो अर्थ के रेडियस का स्क्वायर। तो कैपिटल M जो है इट इज मास ऑफ अर्थ, बराबर। कैपिटल R इट इज रेडियस ऑफ अर्थ। पूरे फॉर्मूले में कहीं पर मास ऑफ द ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है क्या? जैसे यहाँ पे स्मॉल m था वैसे यहाँ पे स्मॉल m दिखाई दे रहा है। तो द फॉर्मूला डिस्क्राइब्स दैट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इंडिपेंडेंट अपॉन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। फॉर्मूले में मास ऑफ द ऑब्जेक्ट आ ही नहीं रहा है, तो मैं मास ऑफ द ऑब्जेक्ट 10 किलो लूं, 20 किलो लूं, 50 किलो लूं, फर्क ही नहीं पड़ता। समझ में आ रहा है? कैपिटल M का कोई फर्क पड़ेगा अगर मैं मास चेंज करूंगा? मैं अगर मेरा वेट चेंज कर रहा हूं तो अर्थ का वेट चेंज हो जाएगा क्या? नहीं। अर्थ का रेडियस चेंज हो जाएगा क्या?
अरे भाई योगेश जो है 10 किलो बढ़ा लिया, अभी अर्थ को थोड़ा फैलना पड़ेगा कि उसको सोने के लिए जगह नहीं मिलता, ऐसा होने वाला है क्या? नहीं ना। तो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट अगर चेंज करता भी हूं तो ना ही मास ऑफ द अर्थ चेंज होगा, ना ही रेडियस ऑफ द अर्थ चेंज होगा। इस फॉर्मूले में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। मास ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है वो आपके घर में आपकी भूख की तरह, आप खाना खाओ नहीं खाओ, नाराज होके कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं खाना मत खा, अगले दिन वापस खा लेगा, तू पता है ऐसा होता है। नहीं, मेरी माँ को ऐसा फर्क पड़ता है, मेरी माँ मेरे को मारती है, फिर कोई बात नहीं। तो यहां पर इट इज इंडिपेंडेंट अपॉन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, हेंस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये रीजन है फ्री फॉल होने का, कि अगर वैक्यूम अगर कहीं पर है तो वहां पर कोई भी दो ऑब्जेक्ट ले लो, एकदम लाइटेस्ट एंड एकदम हैवीएस्ट, आप उसको ड्रॉप करो पर्टिकुलर सेम हाइट से, दोनों साथ में नीचे गिरेंगे। फ्री फॉल हम लोगों ने देखा हुआ था वहां पर, बराबर। अभी भी डाउट है किसी को? डाउट तो पहले भी नहीं था, डाउट तो तब आते ना, देखो डाउट दो लोगों को आते हैं, जिन लोगों ने बहुत पढ़ाई किया हो, बस उनको, और दो लोगों को नहीं आते। किसको किसको? जो एब्सेंट थे और जिन्होंने पढ़ाई नहीं की है। जब एब्सेंट थे तो कहाँ से पता चलेगा, और रिवीजन नहीं किया तो कहाँ से पता चलेगा, सब कुछ जीरो पे हम लोग। चलो टेक्स्ट बुक खोलो, आगे का चलते हैं। चलो वापिस से 5 मिनट रिवाइज करो, मैं वापिस से सारी चीजें पूछूंगा, बिगर किए मेरे को आगे बढ़ना ही नहीं है। और इस बार हर कोई मार खाने वाला है आंसर नहीं मिलने पे। हाँ 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 तब गिरा, क्योंकि वो रेजिस्टेंस आ रहा था ना एयर का, एयर उसका फ्लो रोक रहा था। स्क्रम्बल किया तो एयर उसका फ्लो रोक नहीं रहा है, वो जा रहा है फटक से। अब देखो ये कपड़ा अगर 10वें माले से फेंकूं तो ऐसा लहराते हुए आएगा ना, लेकिन कपड़े के अंदर मैं रहूं तो क्या? फ्री फॉल को हम लोग ऐसे एक्सप्लेन करेंगे कि इन अ वैक्यूम वेयर देयर इज एब्सेंस ऑफ एयर, देयर इज नो रेजिस्टेंस ऑफ एयर टू द ऑब्जेक्ट, हेंस in absence of air it falls freely on the ground, and due to the independence upon the mass of the object, both the object comes in same manner in same time. केपलर का फर्स्ट लॉ बहुत सिंपल है, एलिप्स एक शेप है, उस शेप को फॉलो करता है प्लैनेट का ऑर्बिट, मतलब वो इस शेप के अकॉर्डिंगली घूमता है। एलिप्स के दो फोकाई होते हैं, जिनमें से किसी एक फोकाई पे आइदर यहाँ पर या फिर यहाँ पर किसी एक जगह पर सन होने वाला है।
उसका बोलने का मतलब है कि तुम और केयूर एक कौन था? अरे नहीं नहीं, वो फ्री फॉल वाला, दो अलग वेट के 10वें वाले से दोनों को तो दोनों साथ में गिरोगे अनटिल एंड अनलेस किसी एक के पास पैराशूट ना हो। केयूर का जो वेट है उसमें तो छतरी भी काम कर देगा। तुम पहले वो यू वाला टिक्का लगाते थे ना? नहीं, कोई तो लगाता था। नहीं, पिछले साल की बात है। अच्छा, तुम्हारा भाई लगाता था क्या? कौन लगाता था? पूछो क्वेश्चंस। फ्री फॉल, जहां पर एब्सेंस ऑफ एयर है, ठीक है, वहां पर कोई रेजिस्टेंस नहीं मिलने वाला है ऑब्जेक्ट को, और वहां पर अगर हम उसको फेंक रहे किसी एक सर्टेन हाइट से, इसका एकदम सिंपल सा डेफिनेशन ऐसा बोल सकते हैं फ्री फॉल का, व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल्स फ्रीली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी अलोन, दिस टाइप ऑफ फॉल इज नोन एज फ्री फॉल। मतलब जब वो नीचे गिर रहा है तो सिर्फ ग्रेविटी है, वहां पे ना ही हवा है ना ही रोकने के लिए कोई और चीज है। व्हेन अ ऑब्जेक्ट फॉल्स फ्रीली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी अलोन, या फिर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशन अलोन, द फॉल इज नोन एज फ्री फॉल। समझ में आया? अच्छा हाँ, ये तो हम लोगों ने डिस्कस किया ही नहीं। चेंज अलोंग द सरफेस ऑफ द अर्थ, पोल्स, पोल पे जब भी जाते हैं तो रेडियस छोटा हो जाता है, तो वहां पर ग्रेविटी क्या रहती है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज़्यादा रहती है। हाँ वही, मतलब गलत पढ़ा रहा हूँ। चेंज अलोंग द सरफेस ऑफ द अर्थ और चेंज अलोंग द हाइट ऑफ द अर्थ, हम लोगों ने ये भी देखा था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में। क्वेश्चन अभी मैंने इस पे नहीं पूछा था। मैंने आपको बताया था कि अर्थ जो है वो हल्का सा फ्लैटेंड है ऊपर की तरफ, तो यहाँ पर इसका रेडियस कम होता है और यहाँ पर इसका रेडियस ज़्यादा होता है। तो जहाँ पर रेडियस कम होगा मतलब वहाँ का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा? हाई होगा। और इक्वेटर के पास जब भी हम लोग आएंगे तो यहाँ पे रेडियस ज़्यादा है, तो यहाँ पर इसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो जाएगा? लो हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जब भी हम लोग अप्रॉक्सीमेट निकालते हैं तो कैलकुलेट करने के लिए हम लोग कितना यूज करते हैं? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और यही अगर हम लोग अर्थ से ऊपर की तरफ जाते हैं तो रेडियस होता है और हाइट होता है, तो r प्लस एच हो जाएगा, r प्लस एच। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? g इट इज इक्वल टू कैपिटल G अपॉन कैपिटल M इंटू r प्लस एच का स्क्वायर, एक स्पेसिफिक हाइट पे। क्योंकि इसका डिनोमिनेटर इंक्रीज हो रहा है, विद एग्जांपल हम लोगों ने देखा था, क्योंकि डिनोमिनेटर का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है तो ओवरऑल वैल्यू इसका क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। बराबर, ओवरऑल वैल्यू क्या होता है? डिक्रीज होता है। तो एज वी गो हाई तो अपने को क्या होने वाला है? वहां पे ग्रेविटी जो है वो कम होने वाली है। एंड पूरा चलेगा? जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है? कम होती है। और इस मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो एज वी गो बिलो द अर्थ सरफेस, अगर मैं अर्थ सरफेस के नीचे की तरफ जा रहा हूं तो ये बन जाएगा r माइनस एच। मेरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा? r माइनस एच द होल स्क्वायर। इस हिसाब से मेरी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होनी चाहिए? इंक्रीज होनी चाहिए, लेकिन फिर भी डिक्रीज होती है बिकॉज उस हाइट के ऊपर का मास काम नहीं करता, हमारे रेफरेंस में नहीं आता, तो मास भी कम हो जाता है। तो क्योंकि मास भी कम हो रहा है तो ओवरऑल वैल्यू वापस से क्या होती है? डिक्रीज होती है।
तो दोनों भी केसेस में आप अगर एक हाइट पे जा रहे हो, ऊपर भी जाओ या फिर डेप्थ में भी जाओ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दोनों ही केसेस में डिक्रीज होगी। मैक्सिमम आपको कहां पे मिलेगा? ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। समझ में आया? ये समझा r माइनस एच नीचे गया। अब जब नीचे जाएगा तो ऊपर का जो लेयर है, ये जो ऊपर के लेयर्स हैं, ठीक है, ये ऊपर का लेयर ग्रेविटी में आपको इन्फ्लुएंस कर ही नहीं रहा। मतलब ग्रेविटी मतलब क्या? आपको वो फोर्स इट इज पुलिंग टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो अगर पुल कर रहा है तो नीचे का सरफेस पुल करेगा ना, कभी ऊपर का सरफेस आपको पुश नहीं करता। हाँ, तो ऊपर के जो मास है वो आपको पुश नहीं कर रहे, वो आपको कुछ नहीं कर रहे। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि अर्थ का मास चेंज हो जाएगा, लेकिन अर्थ का जो भी मास है उसमें से ये मास जो है वो एक्टिवेटेड नहीं है आपके लिए, वो आपके लिए काम ही नहीं कर रहा है, आपको पुल करने का काम ही नहीं कर रहा है। जब पुल करने का काम नहीं कर रहे तो यहाँ पे वैल्यू डिक्रीज होनी चाहिए उसकी, बिकॉज वो उस काम में है ही नहीं, बराबर। जब वो इसकी वैल्यू भी हम लोग डिक्रीज करते हैं तो ओवरऑल अपने को देखने को मिलता है कि आपकी वैल्यू जो है वो टोटल कम होते जा रही है। समझा? हाँ, अर्थ का मास चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन वो मास इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। फिर इसके बारे में मास और वेट का भी कंसेप्ट हम लोगों ने देखा था कि मास और वेट अलग होता है। मास इट इज द अमाउंट ऑफ मैटर इन योर बॉडी, और वेट मतलब क्या होता है? उसको हम लोग जी से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। वेट का फॉर्मूला क्या था? वेट इट इज इक्वल टू m इंटू जी, और वेट का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। मास किस में होता है? केजी में। मास किस में होता है? केजी में। कोई 60 किलो का है मतलब वो 60 न्यूटन का है, और उसका मास कितना होगा? 6 किलो। और 3 किलो का, 3.5 किलो का। क्यों? कैपिटल जी का वैल्यू 6.673 इंटू 10⁻11। 9 ये आपका वैल्यू है व्हाट डू वी से पोल्स के पास की, और ये आपका वैल्यू है इक्वेटर के पास। पोल के पास मैक्सिमम होता है और इक्वेटर के पास। ये भी एमसीक्यूज में आ सकता है। देखो पेज नंबर 8 के पैराग्राफ पे है ना, चेंज अलोंग द सरफेस ऑफ द अर्थ। हाईएस्ट जो आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी देखने मिलता है इट इज 9.832 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो आपको पोल पे देखने मिलता है। कहां पे? पोल पे। और इक्वेटर पे एट पोल, और एट इक्वेटर आपकी जो वैल्यू है 9.78 हो जाती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और हम लोग अप्रोक्सीमेटली हर जगह के लिए क्या लेते हैं? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डिराइव द ग्रेविटेशनल फोर्स, ये आपको 3 मार्क्स के लिए आ सकता है। डिराइव फॉर्मूला फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स आपको 3 मार्क्स के लिए आ सकता है। 3 मार्क्स के लिए आए, 4 मार्क्स के लिए आए। सबसे पहले आपको बनाना है डायग्राम। एक कैपिटल M लोगे आप लोग या फिर M1, और एक स्मॉल m लोगे आप लोग या फिर M2। कैपिटल M स्मॉल m भी चलेगा या फिर M1 इंटू M2 भी चलेगा। फिर इनके बीच का डिस्टेंस बताओगे आप कि इनके बीच का डिस्टेंस है d, और फिर स्टेटमेंट आएगा द ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस। पहला स्टेटमेंट क्या आएगा? द ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस, देयरफॉर F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल M इंटू स्मॉल m, या फिर अगर आपने M1 और M2 लिखा है तो M1 इंटू M2। फिर अगला स्टेटमेंट आएगा कि F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, या फिर बिटवीन 2 बॉडीज, जो भी आप लिख रहे हो। तो देयरफॉर सेकंड वाला क्या आएगा? F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू d स्क्वायर। ये आपका इक्वेशन नंबर 1, ये आपका इक्वेशन नंबर 2। फिर फ्रॉम 1 एंड 2, ये फोर्स इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये फोर्स इसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो फ्रॉम 1 एंड 2 F इज प्रोपोर्शनल टू कैपिटल M इंटू स्मॉल m अपॉन d स्क्वायर। इट्स अपॉन u कि आपने अगर M1 लिया M2 लिया तो M1 इंटू M2 अपॉन अगर आपने R लिया तो R स्क्वायर, जो भी आपने assumption लिखे।
स्टार्टिंग में आपको लिखना पड़ेगा लेट कैपिटल M बी मास ऑफ ऑब्जेक्ट A, लेट स्मॉल m बी मास ऑफ ऑब्जेक्ट B, लेट d बी द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट A एंड B। ये सारी चीजें आपको स्पेसिफाई करनी है, समझ में आ रहा है? फिर उसके बाद में देयरफॉर F इट इज इक्वल टू कैपिटल G इंटू कैपिटल M अपॉन स्मॉल m इंटू डी स्क्वायर, और यहां पर मेंशन करना पड़ेगा वेर कैपिटल G इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। समझ में आ रहा है? और फिर यहां पर लास्ट में अगर आप टीचर को थोड़ा सा इंप्रेस करना चाहते हो, एंड द SI यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इट इज न्यूटन, इज न्यूटन। और फिर उसके बाद में अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया और आपको ऐसा लग रहा है कि क्या एक्स्ट्रा करूं, तो वहां पे लिख देने का कि G इट इज इक्वल टू 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी इनवर्स। ये एक लाइन आपका एकदम बोलते ना कि वट बढ़ा देगा, समझ रहे हो? तो इस तरीके से पूरा आपको लिखना है वहां पे। नहीं नहीं नहीं, कांस्टेंट नहीं आता। कांस्टेंट जब दोनों को साथ में लूंगा फिर उसके बाद में प्रोपोर्शन का साइन हटाऊंगा फिर कांस्टेंट आएगा। या तो डी लो या तो आर लो, लेकिन जो भी लो मेंशन करो स्टार्टिंग में कि अगर डी ले रहे हो तो डी इज द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, अगर आर ले तो आर इज डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। समझ रहे हो? ठीक है ना? अब अगला वाला एक और 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, उसकी तरफ बढ़ेंगे। मैथमेटिकल इक्वेशन है वो, जो आपको पेज नंबर 5 पे दिख रहा होगा। टेक्स्ट बुक में थोड़ा सा अलग दे दिया उन्होंने, हम लोग उसको अच्छी तरीके से सॉल्व करेंगे, समझ के लेंगे। चालू करूं? ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में सबको पता है? जिनको नहीं पता है, जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में घूम रहा होता है तो एक फोर्स जो है सेंटर की तरफ रहता है। द फोर्स इज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर, उस फोर्स को हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। डेरिवेशन नहीं दिया आपको, डेरिवेशन आपको हायर स्टैंडर्ड्स में आ जाएंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आपको ऐसा याद रखना है या फिर समझ के लेना है कि सेंट्रीपिटल फोर्स का जो फॉर्मूला है इट इज mv स्क्वायर अपॉन आर। क्या फॉर्मूला है? सेंट्रीपिटल फोर्स इट इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन आर, वेयर m इज मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, v इज द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड r क्योंकि सर्कुलर मोशन में तो रेडियस तो होगा ही, इट इज रेडियस, इट इज रेडियस। समझ में आ रहा है? mv स्क्वायर अपॉन आर। इतना समझा? सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या है? mv स्क्वायर अपॉन आर। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला mv स्क्वायर अपॉन आर। बी लाउड एंड क्लियर। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या है? mv स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है? वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? टाइम अपॉन, यस वेरी गुड, उल्टा बोल रहे हो, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता ही नहीं है। स्पीड का होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फर्क होता है, पता है कि नहीं? क्या होता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट? 90 के पहले लेसन में पढ़ा है आप लोगों ने। डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, बताओ? डिस्प्लेसमेंट सही जा रहे हो, इधर से उधर, और डिस्टेंस, रुको उसको बोलने दो। तुम बहुत सही बोल रहे हो, तुमको समझ में आ चुका है, मतलब तुमको पता है ये क्या है, लेकिन वो प्रॉपर वर्ड्स नहीं मिल रहे तुमको। लेट अस से कि यहां पर कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, मैं घर साफ सफाई करने के चक्कर में क्या कर रहा हूँ, इसको इस कोने से उस कोने लेके चला जा रहा हूँ, विच इज अराउंड, मैं बोलूंगा कि एक 2 मीटर का मैंने क्या किया वहां पे, उसको डिस्प्लेस किया, यहां से वहां लेके गया, फिर उस कोने से दूसरे कोने में लेके चला जाता हूँ, फिर वो हो गया 2 + 1 3 मीटर्स का जो है मैंने उसको ट्रैवलिंग करा दिया, फिर उस कोने से इसको यहाँ पर लेके आता हूँ वापिस से 2, तो 2 + 2 + 1 5 मीटर का मैंने क्या करा, उसको ट्रैवलिंग करा। तो ये 5 मीटर उसने डिस्टेंस कवर किया। 5 मीटर क्या कवर किया उसने? डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट। मतलब इस कॉर्नर से इस कॉर्नर जाने में उसने 2 मीटर का ट्रैवलिंग किया, फिर इस कॉर्नर से इस कॉर्नर जाने के लिए उसने 1 मीटर का ट्रैवलिंग किया,
फिर इस कॉर्नर से इस कॉर्नर आने के लिए उसने वापस से 2 मीटर का ट्रेवलिंग किया। तो एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड इज 5 मीटर। ये क्या है? ये हमारा डिस्टेंस। ये हमारा क्या है? डिस्प्लेसमेंट को हम स्मॉल एस से डिनोट करते हैं। तो अगर अचानक से कोई बाहर से आ जाता है और वो देखेगा, ओ हो, कवर्ड को यहां से यहां कर दिया, 1 मीटर का आपने डिस्प्लेसमेंट कराया, तुम लोग पागल है, पहले यहां से वहां लिया, वहां से उस कोने में, फिर यहां लिया है, कैसे बोल सकते हो? तो डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट। यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस रहेगा, जो मेजरमेंट रहेगा, वो हमारे लिए डिस्प्लेसमेंट है, वो 1 मीटर। तो वेलोसिटी मतलब क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी मतलब क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी भी था, आपको याद है? क्या होता है स्केलर क्वांटिटी? क्या होता है स्केलर क्वांटिटी? क्या होता है वेक्टर क्वांटिटी? क्या होता है? मेरे प्रिय नमूनों, 1 2 3 4, कुशाल तो नहीं थे स्टार्टिंग से, आप चारों को तो मैंने स्टार्टिंग में समझाया था ना। स्केलर क्वांटिटी सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है तो स्केलर क्वांटिटी होता है, मैग्नीट्यूड के साथ में डायरेक्शन रहा तो वेक्टर क्वांटिटी होता है। अगले साल पढ़ लोगे फिर आप लोग और अच्छी तरीके से। ये जो है ये स्केलर क्वांटिटी है और ये जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है। अगर आप लोग 11th में साइंस ले रहे हो तो सबसे दूसरा मतलब फिजिक्स में दूसरा चैप्टर ये स्केलर्स एंड वेक्टर्स, आपको वहाँ पे अच्छी तरीके से एकदम समझ में आएगा। फिलहाल के लिए आप लोग इतना समझ लो कि जब डिस्टेंस होता है ना तो वहाँ पर डायरेक्शन मैटर नहीं करता, आप कितना चल के गए वो मैटर करता है। और डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है? यहाँ से वहाँ आप बता रहे हो, डायरेक्शन बता रहे हो, समझ में आ रहा है? तो जहाँ पर डायरेक्शन इन्वॉल्व होता है उसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। उसको क्या बोलते हैं? तो स्केलर क्वांटिटी स्पीड है और वेक्टर क्वांटिटी क्या है? वेलोसिटी। तो इतना इन डेप्थ नहीं जाते, फिलहाल हम लोग सिर्फ वेलोसिटी से काम निकालना था अपने को। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में है, कोई ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन में है तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? इस पॉइंट से वापस से इस पॉइंट तक आ रहा है, 0 है बड़ा ऑब्वियसली। लेकिन मैं एक अगर कट लगाता हूं, हल्का सा कट लगाता हूं, एक पॉइंट और उसके जस्ट पीछे वाला पॉइंट, तो क्या होगा उसका डिस्प्लेसमेंट? टेढ़ा हो गया, किसी का पैर लग गया लगता है, ऐसा मत करो प्लीज। अरे रे, बहुत टेढ़ा हो गया। ओके, तो क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? सॉरी, वेक्टर क्वांटिटी बोल रहा हूं मैं। डिस्प्लेसमेंट यहां पे क्या होगा? ये जो डिस्टेंस है मैं कैसे ट्रेवल करूंगा? मैं कैसे पता करूंगा कितना डिस्टेंस है? अगर स्क्वायर होता तो मैं चारों साइड को ऐड कर देता, 4 इंटू साइड, सर्कमफ्रेंस। वेरी गुड। तो यहां पर सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर। 2 पाई वेलोसिटी है। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये अगर मेरा डिस्प्लेसमेंट हो गया तो टाइम को मैं क्या रखूंगा? कैपिटल टी। टाइम को क्या रखूंगा मैं? कैपिटल टी। तो मुझे v का फॉर्मूला क्या मिल जाएगा? v इट इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी फॉर सर्कुलर मोशन, cm सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन के लिए वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बन गया है? 2 पाई r अपॉन टी। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? मैंने आपको अभी तक क्वेश्चन एक्सप्लेन नहीं है कि क्वेश्चन क्या है। मैं आपको क्वेश्चन लास्ट में एक्सप्लेन करूंगा जब पूरा सोल्यूशन हो जाएगा, तो आपको फटाक से क्लिक होगा, अच्छा ये चीज है। न्यूटन चोर था, मतलब न्यूटन कहीं से इंस्पायर था, ऐसा कहीं से उसने इंस्पिरेशन लिया था। न्यूटन ने जो ऐसा बोल दिया ना कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। आप स्मॉल r लिखो या फिर आप d लिखो, जो भी है, ये बात इसको पता कैसे चली उसके पीछे अभी हम लोग लगे हुए हैं कि इसको पता कैसे चला इट इज स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन। स्क्वायर क्यों, क्यूब क्यों नहीं? केपलर का हम लोग नहीं पता लगा पाए, इसका पता लगाएंगे, ठीक है? तो अब फोर्स का फॉर्मूला क्या है? फोर्स इट इज इक्वल टू m v स्क्वायर अपॉन r। अब v की जगह पे v का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा मैं, v की जगह पे v का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा मैं। तो ये क्या बन जाएगा? देयरफॉर f इट इज इक्वल टू m इनटू v स्क्वायर, मतलब 2 पाई r अपॉन टी द होल स्क्वायर अपॉन r। तो मैं क्या करता हूं, ये जो अपॉन r है ना, इसको अलग से लिखता हूं, कंफ्यूजन थोड़ा सा कम होगा। अपॉन r को मैं अलग से लिखता हूं, कंफ्यूजन थोड़ा सा कम होगा। टेक्स्ट बुक में जो है वो एक साथ लिख दिया तो एकदम खिचड़ी जैसा हो गया। मैं इसको ऐसे लिखता हूं, f इट इज इक्वल टू 1 अपॉन r। ये अपॉन r को मैंने क्या लिख दिया? 1 अपॉन r इनटू स्मॉल m
2 का स्क्वायर 4, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर, आर का स्क्वायर आर स्क्वायर, अपॉन टी का स्क्वायर टी स्क्वायर। इतना समझा? ये दोनों, ये 1/r अलग लिखा और बाकी का पूरा ब्रैकेट अलग लिख दिया। समझ रहे हो? अगर 2/3 होता तो उसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, 2 × 1/3। तो सपोज ये 2 ये वाला ब्रैकेट है और 3 ये r है, ठीक है? क्या बाहर है? कुछ नहीं, मतलब ये पूरा टर्म ही मैंने एक साथ लिख दिया ऐसा। और पिछली बार m बाहर क्यों था? क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर था, मैंने तो स्क्वायर अंदर ले लिया ना, अब मैं m को उनके साथ रख सकता हूँ। अब आपको एक चीज याद होगी, क्या हुआ? बोलो बोलो, कुछ डाउट है? अच्छा, जैद को बुलाया तुमने? जैद देखो कुछ होगा दिक्कत उक्कत उसको, क्या पता लादी काटा के बैठने में प्रॉब्लम हो रहा हो। हम लोगों ने केपलर का थर्ड लॉ देखा था, फखरुद्दीन ने बताया था, क्या था वो? t² अपॉन r³ इट इज इक्वल टू अ कांस्टेंट। इट इज इक्वल टू अ कांस्टेंट मतलब कोई एक नंबर। अगर 2 कांस्टेंट है इसका मतलब 1/2 भी कांस्टेंट है ना। अगर 2 कांस्टेंट है मतलब 1/2 भी क्या है? कांस्टेंट ही तो है। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि t² अपॉन r³ कांस्टेंट है, दैट मीन्स r³ अपॉन t² को भी मैं कांस्टेंट लिख सकता हूं। k का वैल्यू पहले 2 था, अब 1/2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो अब देखो मेरे पास t² ऑलरेडी है, मेरे पास t², मुझे क्या चाहिए? r³ चाहिए। मुझे क्या चाहिए? मतलब ये r² के साथ में मुझे क्या चाहिए? r³ चाहिए। मतलब r² नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? r³ चाहिए। r² को r³ में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इंटू r करना पड़ेगा। अगर मुझे यहाँ पे r² की जगह पे क्या चाहिए? r³ चाहिए, तो किससे मल्टीप्लाई करूं मैं? सिर्फ न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करूंगा तो चलेगा क्या? डिनोमिनेटर में भी करना पड़ेगा ना। आप अगर एक घर में रह रहे हो, आपका एक बड़ा भाई, एक बड़ी बहन या फिर छोटा भाई छोटी बहन है, और डैडी जो है एकदम मस्त वाला रसगुल्ला या फिर गुलाब जामुन लेके आते हैं, आपके बड़े भाई या फिर छोटे बहन वगैरह को दे देते हैं, तो आप भी बोलोगे ना अच्छा ठीक है मुझसे काम करवाना, पानी मांगना, पानी ला के देता हूं मैं बराबर। मैं घर में सारी चीजें सही से चलने ही नहीं दूंगा, अब इस घर का संतुलन बिगड़ने वाला है। वैसे ही अगर आपने ऊपर r मल्टीप्लाई किया तो नीचे का जो टर्म्स हैं वो नाराज हो जाएंगे और बोलेंगे तो आंसर ला के दिखा, ला आंसर ला, देखता हूं कैसे आता है। तो यहां पर अपने को क्या करना है? f इट इज इक्वल टू 1/r इंटू m 4, मैं इसको ऐसा लिखता हूं 4π²m, 4π²m इंटू r² अपॉन t², और मैं यहां पर मल्टीप्लाई कर रहा हूं r से। डिनोमिनेटर में मैं कहीं पर भी r मल्टीप्लाई करूं चलेगा, लेकिन वो डिनोमिनेटर में होना चाहिए। तो मैं क्या करता हूं, दूसरा वाला r जो है, ठीक है, फिलहाल के लिए r/r लिख देता हूं मैं, ठीक है। अब ये क्या बन जाएगा? देयरफॉर f इट इज इक्वल टू, मुझे मेरा इंटेंशन ये है कि r³ अपॉन t² में एक साथ लेके आ जाऊं, ठीक है। तो फिलहाल के लिए r इंटू आर, डिनोमिनेटर में r इंटू आर क्या बन जाएगा? r²। क्या बन जाएगा? r²। तो ये r इंटू आर को मैं लिख देता हूं यहां पे r², r इंटू आर इट इज इक्वल टू 1/r², बराबर। अब ये न्यूमरेटर में r² इंटू आर क्या हो जाएगा? r³ बराबर डिवाइड बाई t², क्योंकि r इंटू आर तो r² मैंने लिख दिया है, बराबर। अब बचे हुए पार्ट क्या है? बचे हुए पार्ट्स क्या है? 4π²m, 4π²m, बराबर। कुछ और बचा रह गया? किसको? सब मल्टीप्लाइड तो है, सब मल्टीप्लाइड है। किससे मल्टीप्लाई करोगे तुम? देखो सब कुछ तो आ गया है। 4π²m लिख दिया मैंने, r² इंटू आर, r³ लिख दिया मैंने। मेरा इंटेंशन क्या था? r³ अपॉन t² लेके आना था ना, इसीलिए तो r को अलग रखा मैंने, वही था ना इंटेंशन अपना, r³ अपॉन t² था। क्यों? ये r/r कहां से है? मल्टीप्लाई डिवाइड किया अलग अलग कलर से, इसीलिए तो लिखा। अभी चॉकलेट रसगुल्ले की जो बात चल रही थी, ध्यान नहीं है लगता है, अचानक से ऐसे जाकर कुछ अलग दिखाई दे रहा है, क्या है ये? समझा?
क्या समझा कि तुम्हारा मजाक उड़ रहा है? नहीं नहीं, ये मुझे आर स्क्वायर की जगह पे आर क्यूब चाहिए था, तो एक आर एक्स्ट्रा ऐड करना था, मतलब मल्टीप्लाई करना था, तो ऊपर आर मल्टीप्लाई किया तो नीचे भी किया। अब देखो 4 तो कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट है बराबर ना, 4 एक नंबर है तो कांस्टेंट है ना। 4 की जगह पे कभी 6 लिख सकते हो क्या तुम? पाई भी कांस्टेंट है, पाई मतलब 22/7, पाई मतलब 22/7। अब मेरा भी मास कांस्टेंट है, अगर मैं एज अ बॉडी हूं यहां पर फिलहाल के लिए, तो मेरा भी मास कांस्टेंट रहने वाला है। समझ में आ रहा है? मेरा मास क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। फिर उसके बाद में हमने ये भी देख लिया कि r³/t² क्या है? कांस्टेंट है। r³/t² क्या है? कांस्टेंट है। तो इसके आगे हम लोग क्या लिखेंगे कि हियर 4π² इज कांस्टेंट, इज बता रहा हूं, एंड r³/t² इज ऑल्सो कांस्टेंट। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या कि f इट इज इक्वल टू 1/r² इंटू k। सारे कांस्टेंट की जगह पे मैंने क्या लिख दिया? k लिख दिया। सारे कांस्टेंट की जगह पे मैंने क्या लिख दिया? k लिख दिया। हम लोग ने प्रोपोर्शन वाले में देखा था ना कि f इज प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2। प्रोपोर्शन का साइन हटाऊंगा तो कांस्टेंट लिखना पड़ता है। इसका उल्टा, अगर मैं कांस्टेंट को ही हटा देता हूं तो मुझे प्रोपोर्शन का साइन डालना पड़ेगा। अगर मैं कांस्टेंट को हटा देता हूं, देखो प्रोपोर्शन का साइन हटाने के लिए कांस्टेंट रखना पड़ता है, और कांस्टेंट को अगर मैं हटा दूं तो उल्टा, उसका उल्टा, तो प्रोपोर्शन का साइन डालना पड़ेगा। तो जब मैं प्रोपोर्शन का साइन डाल रहा हूं तो मुझे क्या दिखाई दे रहा है? f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द r², मतलब f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ऐसे उसको समझ में आया था। तो क्वेश्चन आपको ऐसा आएगा एग्जाम में कि वेरीफाई या फिर हाउ डिड द न्यूटन कंक्लूडेड द इनवर्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। हाउ डिड द न्यूटन कंक्लूडेड द इनवर्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो हम लोग स्टार्ट कैसे करेंगे कि फॉर अ पर्टिकुलर प्लैनेट या फिर फॉर एनी सैटेलाइट, हम लोग जो बोलते हैं सर्कुलर मोशन में होता है अंडर द ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस। अर्थ जो है वो ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस में है किसके साथ में? सन के साथ में। मून जो है वो ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस में है किसके साथ में? अर्थ के साथ में। तो उनका जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस की वजह से। तो हम लोग बोलेंगे कि सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ सर्कुलर मोशन इज गिवन एज mv²/r, इज गिवन एज mv²/r। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या है? mv²/r, where velocity of the object in circular motion is 2πr/t। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन सर्कुलर मोशन, cm मतलब मैंने क्या लिखा है? सर्कुलर मोशन। क्या है? 2πr/t, 2πr/t। ये जो फॉर्मूला है mv²/r, उसमें v की जगह पे मैं क्या लिख रहा हूं? 2π/t का स्क्वायर, बिकॉज v स्क्वायर था, v स्क्वायर था ना, तो v का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया। कंफ्यूजन ना हो इसीलिए 1/r को अलग लिख लिया और बाकी सबको अलग। m 2 का स्क्वायर 4, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर, r का स्क्वायर r स्क्वायर, t का स्क्वायर t स्क्वायर। केपलर का जो लॉ था जो उसने यूज किया था वो ये था कि t²/r³ इज इक्वल टू k, एक कांस्टेंट है। इसका मतलब अगर मैं इसको उल्टा भी कर दूं तो एक कांस्टेंट नंबर ही मिलेगा। 2 की जगह पे 1/2 मिल जाए, ठीक है, कांस्टेंट ही मिलेगा, ठीक है। तो r³ का t² का वैल्यू क्या रहेगा? k। मेरे पास r² है, मेरे पास t² है, मुझे r² नहीं चाहिए, मुझे चाहिए r³। r³ लाने के लिए मैंने r² में r मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर में, तो मुझे डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ा r। अब यहां पर r इंटू r हो गया r², और बाकी सारी चीजें अलग, r³/t² भी अलग लिख लिया। ये पूरा का पूरा टर्म कांस्टेंट है, ये पूरा का पूरा टर्म कांस्टेंट है, तो 1/r² इंटू k लिख दिया। अब अगर मुझे कांस्टेंट हटाना है तो प्रोपोर्शन का साइन डालना पड़ेगा, तो मुझे पता चल जाएगा कि f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r², हेंस वेरीफाइड। हमने वेरिफिकेशन कर लिया। आपके गाइड में, आपके टेक्स्ट बुक का कैलकुलेशन अगर आपको ना समझ में आता हो कुछ, तो आप ये वाला रिफर कर लो जहां पे हम लोगों ने 1/r को अलग रखा है। जैसे आप 1/r को अलग लिखोगे ना, सारी चीजें आपको फटाफट समझ में आने लगेंगे। जैसे आप टेक्स्ट बुक में देख सकते हो, सेकंड वाले स्टेप में अपॉन r रखा है, फिर उसके बाद में उन्होंने कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड किया हुआ है, अलग ही चीज चल रहा है वहां पे। लिखना है तो आप लिख के ले सकते हो।
यहां पर आपको स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय हाँ 20 तारीख के बाद हर रोज होगा। किसकी है ये? 12वीं वाले बहुत निकम्मे हैं, कहीं पर भी बॉटल रख के चले जाते। mv² अपॉन आर, सेंट्रीपिटल फोर्स। ये है फॉर्मूला फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स। ये सिर्फ कैलकुलेशन मैंने लिखा हुआ है, आंसर में सेंटेंसेस क्या क्या आएंगे वो सब आपको नोट से रिफर करना पड़ेगा। नोट्स में है ये पूरा। हाँ हाँ नहीं, कैलकुलेशन उसमें अलग होगा। सिंप्लीफिकेशन आपको सिर्फ मेरे पास दिखाई देगा शायद, क्या पता मुझसे भी अच्छा सिंप्लीफाई करने वाला कोई हो, सीधा बोल देगा रिफर टू गाइड। वो स्कूल में बचपन में टीचर लिखा देते ना क्वेश्चंस में आंसर में, रिफर टू टेक्स्ट बुक पेज नंबर 8.1। आपको पता है ज्योमेट्री में एक स्टेप होता है जहाँ पर सम्स अगर बहुत बड़ा हो और रिपीटेड स्टेप्स आ रहे हो तो हम लोग सिमिलरली लिखते थे, सिमिलरली वी कैन प्रूफ, सिमिलरली वी कैन प्रूफ। एक बच्चा था उसको बहुत पसंद आया, हम लोग के स्टैंडर्ड में ही था, उसने बहुत सही किया था 9वीं में, लेकिन उसको हमारे स्कूल में एक समर सर कर गए थे, उन्होंने बहुत मारा उसको। उसने पहले यूनिट टेस्ट में क्या लिखा था पता है? सिमिलरली लाइक टेक्स्ट बुक वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, सिमिलरली लाइक टेक्स्ट बुक वी कैन। उसको 0 मिला और मार भी पड़ी। टैलेंट था उसमें, किसी ने कदर नहीं की। लिखने के लिए बुक ही नहीं लाए, सप्लीमेंट तो लाया होगा। क्या से क्या हो, कुछ डाउट है? और यहाँ पे चाहिए तो रीजन लिख देना, बाय केपलर्स थर्ड लॉ, बाय केपलर्स थर्ड लॉ। कोई दिक्कत नहीं, मेरे को ऐसा देखने में अच्छा लग रहा था इसलिए मैंने ऐसा लिखा। क्या हुआ? ये मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय आर।
चले आगे, अगला वाला क्वेश्चन कि अर्थ पे हाई टाइड और लो टाइड क्यों आते हैं समंदर में? मून की वजह से। हाँ, मून की वजह से होता है। मून नहीं रहेगा तो देखो, हम लोगों ने क्या देखा था कि जब भी वेव्स ट्रैवल करते हैं, तो अपनी ही जगह पर ऊपर नीचे मूव करते हैं, बराबर? हम लोगों ने देखा ये चीज, पढ़ा है? कोई तो एग्जांपल लिया था हम लोगों ने साइंस में, या फिर सब लोग नहीं थे। तो अपनी ही जगह पर जो है वो ऊपर नीचे मूव करता है, लेकिन समंदर की लहरें अलग हो जाती हैं। समंदर की लहरें बोलती नहीं, हम तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे, हम अपनी जगह पे ऊपर नीचे नहीं कर रहे, हम एक्चुअल में आगे ट्रैवल कर रहे हैं, और फिर हम लोग पीछे भी आते हैं। ये क्यों हो रहा है? बिकॉज वाटर जो है वो अर्थ के साथ में अटैच्ड नहीं है, वो अलग से एक लेयर है अर्थ के ऊपर। समझ में आ रहे हो? अलग से एक लेयर है अर्थ के ऊपर, जमीन से जुड़ा हुआ है। क्या अगर मैंने एक बाल्टी डाल के ऐसा निकाला तो वो जमीन भी उसके साथ आएगा क्या? अलग हो जाता है ना वो। आप लोगों ने वेनम देखा है? वेनम नहीं देखा? देखो, मेरे पास पढ़ना है तो आपको मार्वल की मूवीज देखने पड़ेंगे। वही तो, मैं उठे सुठे एग्जाम्पल वहीं से उठा दो, आधी जिंदगी वहीं पे। अरे वेनम कैसा अलग हो जाता है ना, वो ऐसा ग्राउंडेड नहीं है, उसको हम लोग ऐसा अलग कर सकते हैं। तो ऐसे ही वाटर भी है, वाटर इज लाइक अ वेनम। आप उसके अंदर चले जाओ, आपके लिए जगह बना देगा वो। पानी आपके आजू बाजू में आ सकता है, आप वाटरमैन बन सकते हो, एक्वामैन बन सकते हो। हाँ बराबर, अपन ने क्लासेस में देखा था वेनम, देखा था वेनम भी देखा था। अच्छा हाँ, आप लोगों का एग्जाम चालू था, मैंने किसी और को दिखाया था, 11th वालों को दिखाया था। शांगची दिखाया ये लोग को, ये लोग बोल रहे चूड़ी वाला आ गया, चूड़ी वाला आ गया। पिक्चर नहीं आया, समझ में नहीं आया था। क्या मार्वल देखोगे तुम लोग? चूड़ी उड़ी लेके झगड़ा करते ना वो लोग। क्या हो गया, कोई दिक्कत है? पक्का सब सही है? समझ में आ रहा है? समझाओ, क्या समझा? ठीक है, बस अर्थ है, अर्थ के ऊपर मैं वाटर का लेयर बना देता हूँ। ये है अर्थ के ऊपर का ऐसा वाटर का लेयर। हाँ, पानी के नीचे जमीन रहता है। हाँ रहता है, लेकिन क्या जमीन से अटैच्ड है क्या वो? मतलब अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे पानी गिर गया, मैं क्या कर रहा हूँ, पोछा मार रहा हूँ, पानी को ऊपर उठा ले रहा हूँ, लादी आ जाता है क्या उसके साथ? नहीं ना, समझ रहे हो? ठीक है, जैसे हम लोग एक्सटर्नल है, अगर कोई अपनों को खींचे, वो आता है ना स्पेसशिप, फिर वो ऐसा लाइट डालता है, इंसान उसके अंदर चला जाता है, उसके साथ धरती भी चली जाती है क्या? नहीं। तो इसको हम लोग मूव करा सकते हैं, अब मैं बोलूँ कि ऐसा पाइप लूंगा और ऐसा खींचूंगा पानी और पूरा समंदर का पानी आ जाएगा, तो नहीं आ पाएगा। लेकिन वही यहाँ पर अगर मून आ जावे, अगर ऐसा मून यहाँ पे सामने आ जाए, ठीक है, तो ये क्या करेगा, पानी को पुश करेगा, पुल करेगा अपनी तरफ। ठीक है, पानी को पुल करेगा अपनी तरफ। तो जब भी देखो ना, स्पंज के बॉल को जब भी हम लोग एक साइड से ऐसा खींचने की कोशिश करें तो क्या करना पड़ता है, उसको ऐसा ऊपर से कंप्रेस करना पड़ता है। ऊपर से कंप्रेस करेंगे, दोनों साइड से बल्ज ही बाहर आता है, दोनों साइड से वो बल्ज होकर ऐसा बाहर आता है। मतलब ये अगर स्पीयर है, ये ऐसा कंप्रेस होगा तो दोनों साइड से क्या होता है, बल्जीनेस बाहर आ जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि जो वाटर का लेयर है, थोड़ा अच्छे से बना लेते हैं। सपोज प्रॉपरली हर जगह पे है ऐसा वाटर का लेयर, तो जब यहां पर मून आ गया तो ये क्या करेगा, वाटर को पुल करेगा। तो ये वाटर का लेयर कुछ इस तरीके से हो जाएगा कि ये यहां से थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, यहां से थोड़ा सा एनलार्ज हो जाएगा, ऊपर की तरफ कंप्रेस हो गया, साइड से ऐसा पुल कर लिया उसने, दोनों साइड होगा, क्योंकि शेप में पूरा जुड़ा हुआ है ऑलमोस्ट वो। तो शेप में चेंजेस आते हैं, जैसे मैंने स्पंज बॉल का एग्जांपल लिया ना, ऊपर की तरफ से प्रेस हो रहा है, दोनों साइड से बल्जी नेचर आता है। पेज नंबर 6 पे आपको डायग्राम दिखाई देगा, देखो खींच रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है, आओ। तो ये पानी जब बाहर निकल रहा है ना, तो यहां पर है हाई टाइड,
आप लोगों ने नोटिस किया रहेगा, अगर मैं बोल रहा हूं कि मून की वजह से होता है, दिन में कौन सा मून, दिन में कौन सा मून, हाई टाइड तो दिन में भी आता है, क्योंकि एग्जैक्ट पीछे जहां रात है वहां पर मून होगा, तो यहां पर भी हाई टाइड आया हुआ है, और मून तो पूरा ऐसा सर्कल में घूमता है। अब मून यहां पे एब्सेंट है, चंदा मामा दूर गए, अब यहां पर है लो टाइड, समझ में आ रहा है? यहां पर समंदर का पानी अंदर चलेगा, यहां पर समंदर का पानी बाहर खींच के, और ये 2D में दिखा रहा हूं मैं। 3D में क्या होगा पता है, ये पूरा लेयर होगा ऐसा, मतलब समझो ना, मैं खाना खा रहा हूं तो सिर्फ ऐसा पेट थोड़ी आएगा, चारों साइड से पेट बाहर निकलेगा ना, समझ रहे हैं? तो ये सिर्फ आपको आगे पीछे का ऐसा लग रहा है, लेकिन ये पूरा बेल्ट जो है वो दिखा रहा है आपको, समझ में आ रहा है? ऐसे आता है आपका हाई टाइड और लो टाइड ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस की वजह से, ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस ऑफ मून। तो हाई टाइड एंड लो टाइड इज डिपेंडेंट अपॉन मून, पोजीशन ऑफ मून। समझा इतना? ठीक है, ओके। आगे पढ़ते हुए फ्री फॉल में कुछ कंसेप्ट बचे अपने, लेकिन फ्री फॉल के कंसेप्ट बताने से पहले आपको 3 काइनेमेटिकल इक्वेशंस याद दिला दूं मैं, जो हम लोगों ने स्टैंडर्ड 9th में पढ़ा हुआ है। बाप रे बाप, 9वीं की इतनी सारी चीजें कैसे याद आएंगी? पहला वाला था v इट इज इक्वल टू u प्लस at, पहला काइनेमेटिकल इक्वेशन, बता दो। फिर इसके बाद में v स्क्वायर इट इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। फिर तीसरा वाला क्या था, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। यहां पर u अपना इनिशियल वेलोसिटी था, फिर v मतलब क्या था, फाइनल वेलोसिटी। फिर इसके बाद में a मतलब था एक्सेलरेशन, फिर s मतलब था डिस्प्लेसमेंट। हाँ मैंने बोला था 10वीं में आएगा, t 10वीं में क्या, अभी 11वीं 12वीं में भी आएगा, t मतलब टाइम, यही सारी चीज है। तो v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, ये पहला काइनेमेटिकल इक्वेशन था, अगर मैंने सही से लिखा हुआ है तो मैं कभी कभी ऊपर नीचे लिख देता हूँ। ये फिर अपना सेकंड काइनेमेटिकल इक्वेशन है, और ये अपना थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन है, ठीक है, उल्टा सीधा लिखते रहता हूँ मैं। पहला काइनेमेटिकल इक्वेशन है, दूसरा काइनेमेटिकल इक्वेशन है, तीसरा काइनेमेटिकल इक्वेशन है। इसको क्या बोलते हैं, काइनेमेटिकल इक्वेशंस। क्या हुआ बताओ। v इट इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, फिर उसके बाद वाला है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और लास्ट वाला है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। फाइनल वेलोसिटी, काइनेमेटिकल इक्वेशन, 3 काइनेमेटिकल इक्वेशंस। ये सेकंड है, ये थर्ड है। ये मैंने 10वीं का नहीं लिखा है, अभी ये फिलहाल हम लोग 9वीं वाले पे। अब इसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशन डालेंगे और इसको फ्री फॉल के केस में लेके आ जाएंगे। अरे ये तीसरा इक्वेशन है, ये दूसरा इक्वेशन है, मैंने बताया ना मैं हमेशा उल्टा फुल्टा लिखते रहता हूँ, मेरे को नंबर्स याद नहीं रहते, लेकिन तीनों काइनेमेटिकल इक्वेशन याद है। आपको नंबर्स इसलिए याद होने चाहिए कि अगर कहीं पर आया बाय सेकंड काइनेमेटिकल इक्वेशन, सेकंड काइनेमेटिकल इक्वेशन मतलब s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, थर्ड बोला तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, उसी में से अभी डिराइव होगा वो। अब देखो जब भी हम लोग फ्री फॉल की बात कर रहे हैं तो फ्री फॉल का डेफिनेशन हमने क्या दिया था कि व्हेन ऑब्जेक्ट फॉल्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशन अलोन या फिर ग्रेविटी अलोन, दिस टाइप ऑफ फॉल इज नोन एज फ्री फॉल। तो यहां पर जो आपका एक्सेलरेशन होगा वो होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो जहां पर भी a दिखाई देगा वहां पर हम लोग क्या लिख देंगे, g लिख देंगे। उसके साथ ही साथ में क्योंकि फ्री फॉल हो रहा है तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर फ्री फॉल हो रहा है तो इनिशियली उसकी वेलोसिटी कितनी होती है, 0, क्योंकि अभी तक मैंने इसको रिलीज ही नहीं किया ना। रिलीज करने के पहले उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होती है, 0। तो हर जगह पे इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा 0। u का वैल्यू अगर 0 हो गया तो ये पूरा गायब, u का वैल्यू अगर 0 हो गया तो ये पूरा गायब, 0 इंटू 2 ये पूरा गायब। तो फ्री फॉल के अपने को 3 केसेस देखने को मिलते हैं जो आपको पेज नंबर 11 पे दिखाई देगा। v इज इक्वल टू जी टी, वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2gs, s इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा ना,
तो u प्लस जी टी था, u 0 है, मैं नहीं लिखूंगा, चल जाएगा। u स्क्वायर था, u स्क्वायर का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो नहीं लिखूंगा तो भी चल जाएगा। यहाँ पे ut था, 0 इंटू एनीथिंग इज 0, मैं नहीं लिखूंगा तो चलेगा। तो ये अपने को फॉर्मूले मिल जाते हैं यहाँ पे। ये फ्री फॉल के फॉर्मूले से पेज नंबर 11 पे दिखा देखो, वो लिखने की जरूरत नहीं है, पेज नंबर 11 पे ऑलरेडी है वो, ठीक है। फिर उसके नीचे देखो आपको दिया हुआ है पेज नंबर 11 पे, द वैल्यू ऑफ जी इज सेम फॉर ऑल द ऑब्जेक्ट्स एट द गिवन प्लेस ऑफ द अर्थ। ये हम लोगों ने डिस्कस भी कर लिया था कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सबके लिए सेम होती है बिकॉज इट इज इंडिपेंडेंट अपॉन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। फॉर्मूला भी डिराइव किया था उसके लिए हम लोगों ने, स्मॉल जी इट इज इक्वल टू कैपिटल जी इंटू कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर, है ना। करेंगे करेंगे, क्या है कि अगर हम लोग बाहर वाला कर लेंगे तो सॉल्ड एग्जांपल इजी है। अब आते हैं पेज नंबर 13 पे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी को ना राहुल गांधी ने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया था अपने एक भाषण में कि रॉकेट का एक एस्केप वेलोसिटी होता है, उसको उस वेलोसिटी से छोड़ना होता है। भाई साइंस पढ़ के आए ले बाहर से, कहाँ, इटली से ना, रोम से। हाँ पहले तुम कब वहाँ कब गए? हाँ आप क्वेश्चन पूछो, क्या था वापिस से? अर्थ होता, हाँ अर्थ के लेयर के ऊपर होता है, जैसे हम ऊपर रह रहे हैं पानी भी ऊपर होता है। देखो ये कंफ्यूजन है ना, मुझे भी बचपन में था कि हम अर्थ के अंदर रहते हैं। मुझे ऐसा लगता था जो आसमान है ना वो अर्थ का ऊपर का लेयर है और हम कहीं अंदर रहते हैं। आपको भी था ऐसा कंफ्यूजन? नहीं था, आप बहुत शाणे लोग हो। तो अर्थ के ऊपर ही पानी होता है, जैसे हम ऊपर रह रहे हैं वैसे कहीं पर जो है खड्डा बहुत ज्यादा है तो वहां पर पानी है, ठीक है, समझ रहे हो। सपोज आपके 90 फीट रोड पे एक बड़ा सा होल है और वहां पर पानी है, और वही होल इतना बड़ा हो जाता है कि उसमें बहुत सारा पानी समा जाए तो उसको समंदर बोलेंगे। हाँ बहुत बड़ा होल है ना। अर्थ फ्लैट नहीं है, अर्थ फ्लैट नहीं है, अर्थ गोल है, सर्कल अर्थ। अच्छा आपको पता है कि आप जब ऐसे एकदम वीरान जगह पे खड़े रहो जहां पर दूर दूर तक कोई नहीं है, आपकी आइस इनफाइनाइट डिस्टेंस तक देख सकती है। एक बड़ा सा सितारा छोटा दिखता है लेकिन दिखता है, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि जमीन खत्म हो गई है। एक पॉइंट आता है जहां पर आपको ऐसा लगता है कि जमीन खत्म हो गई है। ऐसा क्यों? क्योंकि अर्थ सर्कल है। अगर मैं यहां खड़े रहूं और यहां से कहीं एक साइड देखूं ऐसा, तो मैक्सिमम मैं यहां तक देखूंगा, उसके बाद में लगेगा जमीन खत्म हो गई। अर्थ सर्कल है, अर्थ फ्लैट नहीं है। फ्लैट होता तो पूरा दिखता, मेरे को अमेरिका भी दिखता। हाँ पूछो पूछो। एस्ट्रोनॉट्स, हाँ हाँ, चांद पे स्पेसशिप से जाते ना लोग। मतलब चांद पे चलते कैसे? स्पेसशिप से। आप एक है ना ग्रेविटी करके मूवी है, थोड़ी बोरिंग मूवी है, मुझे बिल्कुल बोरिंग नहीं लगी क्योंकि मेरा साइंस में अच्छा खासा इंटरेस्ट है, तो मैंने उसको देखा पूरा। वहाँ पे पूरा स्पेस का दिखाया है कि 2 एस्ट्रोनॉट्स हैं, और एस्ट्रोनॉट्स का स्पेस में जाना इज वेरी नॉर्मल नाउअडेज बिकॉज इतने सारे सैटेलाइट्स लॉन्च हो चुके हैं। सैटेलाइट खराब हो जावे तो कैसे वो रिपेयर करेंगे? तो एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं, वो पार्ट्स लेकर के वहाँ पर पूरा रिपेयरिंग वगैरह करके रिटर्न आते हैं, तो एकदम नॉर्मल है। अभी तो स्पेस स्टेशन बनाने वाला है नासा वाले, बहुत खतरनाक है। अभी तो इसरो वाले भी बहुत खतरनाक हो गए, वो अपना खुद का स्पेस शटल बनाने वाले। आप लोग चांद वांद पे एज अ पिकनिक जा सकते हो। वो दिन शायद दूर नहीं जहाँ पर शायद हम भी चांद पे पिकनिक जावें क्लासेस में से, ऐसा बस लेके जाएंगे बीकेसी, वहाँ पर एक स्पेसशिप ऐसे रेडी रहेगी, हम बैठेंगे, मम्मी बाय। देखो एलॉन मस्क मार्स पे अब भी पहुंचा है ना, मैं भी कभी ना कभी शायद पहुंच ही जाऊं, मरने के बाद ही सही।
एलॉन मस्क, हाँ इसरो सबसे पहले पहुंचा है। इसरो की फ्रीक्वेंसी भी अच्छी खासी है, ठीक है। उसके पहले इसरो को कोई नहीं जानता था, बताओ। सब लोग नासा नासा चिल्लाते थे। आज नासा वाले भी इसरो के साथ काम करना चाहते हैं, लेकिन इसरो बोल रहा है नहीं भाई, थोड़ा भी बिजी हूं मैं, तुम लोग बहुत खतरनाक हो। आप लोगों ने देखा वो मीम? नहीं देखा है? बहुत गंदा मीम है, मत देखो। नासा वाले बहुत खतरनाक है, चांद पे भेज देते हैं, ठीक है। गलत चीज याद आ गई। हम लोग थे पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर। तुम्हारे डाउट्स क्लियर हो गए? अभी बचे कुछ नहीं क्लियर हुए? हाँ, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी ऐसे दो फॉर्म्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी हम लोगों ने स्टैंडर्ड 9th में देखा हुआ था। एनर्जी इन एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। हम लोगों ने एक फॉर्मूला भी डिराइव किया था कि पोटेंशियल एनर्जी इट इज इक्वल टू mgh। नहीं, हाँ, एक रबर में अगर मैं ऐसा स्ट्रेच करके रखूँ तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है, राइट। पानी को अगर मैं ऊपर रखूँ, एक बाल्टी पानी अगर मैंने यहाँ पे रखा और फिर उसमें से अगर मैंने छेद किया है, फिर पाइप वगैरह लगाया, बहुत स्लो पानी बाहर आता है। वही अगर मैं पानी को ऊपर रख दूँ और पाइप लगाऊँ तो फटाफट पानी नीचे उतरने लगता है, बिकॉज एज वी गो हायर। हम लोगों ने लास्ट ईयर है ना ये वाला एग्जाम्पल लिया था 9th वालों पोटेंशियल एनर्जी के लिए, कि अगर मैं यहाँ से जंप करूँ तो नहीं मरूंगा, लेकिन 10वें माले से कूद जाऊँ तो मर जाऊंगा मैं, बिकॉज एक हाइट पे जाऊंगा तो मेरे बॉडी में बहुत एनर्जी आएगी उस हाइट की वजह से, और जब मैं नीचे गिरूंगा तो उतनी एनर्जी जो है वो रिलीज होनी चाहिए। जब मैं यहाँ से जंप कर रहा हूँ एनर्जी नॉर्मली रिलीज हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा अगर कुछ हुआ तो मेरे घुटने को फील होगा या फिर ऐसा कुछ। आप लोगों ने वो पिक्चर देखा है क्रिस? वो एक पेन रहता है ऐसा सामने रखता है, सूरज की किरणें आती है, एनर्जी एब्जॉर्व करता है, फिर एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो फट जाता है, बराबर ना। उस चीज़ की वजह से कोविड फैला, पता है। अगर राहुल मेहरा जिंदा होता तो वैक्सीन कब का बना देता ना। उस पिक्चर में देखा नहीं, उसने वैक्सीन ऐसा हवाओं में रिलीज किया था। वी वर मिसिंग राहुल मेहरा, रोहित मेहरा, सॉरी गलत नाम। तो ऐसी जब मैं एक हायर पोटेंशियल से जंप करूं तो बहुत एनर्जी होगी मेरे पास। वो एनर्जी मेरा बॉडी कैसे रिलीज करेगा? बॉडी को फाड़ के तोड़ के रिलीज करेगा, और फिर मैं लूला लंगड़ा बहरा काना, या फिर मेरी मौत हो जावे, मेरे बॉडी को ऐसा समेट करके जो है आप लोग लेके जाओ, जो भी है। तो एज वी गो हाई द एनर्जी इन अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट रेजेस या फिर इंक्रीजेस, वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी है। वो उसकी क्या है? पोटेंशियल एनर्जी है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या देखा हुआ था? mgh। अब वहीं पर अगर मैं ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस के बारे में बात कर रहा हूं तो g का फॉर्मूला क्या है? g का फॉर्मूला है gm अपॉन r प्लस एच का स्क्वायर। r प्लस एच का नहीं, एक हाइट पे जा रहे हैं ना हम लोग। ये फॉर्मूला हम लोगों ने डिराइव किया था लेक्चर के स्टार्टिंग में ही, जहां पर हम लोगों ने बोला था कि स्मॉल m नहीं है, इसीलिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑब्जेक्ट के मास के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। तो ये बन जाएगा पोटेंशियल एनर्जी इट इज इक्वल टू m इनटू g कैपिटल M अपॉन r प्लस एच का स्क्वायर इनटू हाइट। हाइट भी कितना रहेगा? ग्रेविटी की बात कर रहे हो तो सेंटर ऑफ द अर्थ से कैलकुलेशन होगा, बराबर कि नहीं? ग्रेविटी की बात चल रही है तो सेंटर ऑफ द अर्थ से कैलकुलेशन होगा। तो अर्थ के सेंटर से किसी एक पर्टिकुलर हाइट तक का अगर मैं मेजरमेंट ले रहा हूं, ये हो गया r, ये हो गया h, तो हाइट क्या हो जाएगा उसका? r प्लस एच। अब देखो x अपॉन एक्स स्क्वायर कैंसिल करके क्या मिलता है मुझे? 1 अपॉन एक्स मिलता है। एक्स स्क्वायर मतलब क्या? x 2 बार है ना, तो x x कैंसिल हो गया, 1 अपॉन एक्स मिलेगा। ऐसे r प्लस एच अपॉन r प्लस एच का स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा? g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r प्लस एच। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जब मैं कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ फेंक रहा हूं तो मैं अगेंस्ट द ग्रेविटी फेंक रहा हूं, अगेंस्ट द ग्रेविटी फेंक रहा हूं, ग्रेविटी के डायरेक्शन में ऑपोजिट फेंक रहा हूं। फिजिक्स में ऑपोजिट डायरेक्शन मतलब माइनस साइन, फिजिक्स में ऑपोजिट डायरेक्शन मतलब क्या होता है? माइनस का साइन। तो ये जो g है ये g नहीं, ये माइनस g होगा। क्यों?
क्योंकि हम ग्रेविटी के अगेंस्ट किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर जाकर के रख रहे हैं, ग्रेविटी के अगेंस्ट। ग्रेविटी उसको 9.8 से नीचे खींच रही है, हमने अगेंस्ट 9.8 उसको रखा है, तो माइनस का साइन। कौन सा साइन? तो यहां पर भी क्या आना चाहिए? माइनस का साइन। यहां पर भी क्या आना चाहिए? माइनस का साइन। तो पोटेंशियल एनर्जी, अर्थ का पोटेंशियल एनर्जी, इट इज गिवन एज -GMM अपॉन R प्लस H। इट इज गिवन ऑन पेज नंबर 13, पहले वाले पैराग्राफ के एकदम नीचे लिखा हुआ है, देखो लास्ट वाला लाइन के द ग्रेविटेशनल फोर्स, या फिर Earth's gravitational potential energy, it is given as -GMM upon R plus H। पेज नंबर 13 पहले पैराग्राफ के राइट हैंड साइड में आपको दिखाई देगा। दिख रहा है सबको? समझ में आया कहां से आया है फॉर्मूला? यही mgh से ही आया है। g के जगह पे क्या ले लिया हम लोगों ने? -GM upon R plus H का स्क्वायर, -GQ बिकॉज इट वॉज अगेंस्ट द ग्रेविटी, है ना। और हाइट, क्योंकि ग्रेविटेशन की बात कर रही है, अर्थ के सेंटर से होगा, तो होगा R प्लस एच। R प्लस एच और R प्लस एच का स्क्वायर क्या हो जाएगा? कैंसिल। नीचे डिनोमिनेटर में बचेगा सिर्फ R प्लस एच। आपको कोई ये पूछेगा नहीं कैसे आ रहा है, या फिर कोई बताएगा भी नहीं, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कहां से आया हुआ है। समझ में आया? ये फॉर्मूला किसका है? अर्थ के ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। अब उसके बाद में चलते हैं काइनेटिक एनर्जी की तरफ। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv²। हाँ, लेकिन फिलहाल अगर मैं कर रहा हूं तो दोनों ही एक साथ कवर कर लेता हूं। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला सबको पता है, इट इज वेरी सिंपल, हाफ mv²। सॉरी, रॉन्ग लिख दिया मैंने, हाफ mv²। हाफ mv²। एस्केप वेलोसिटी को पहले समझ के लेते हैं। एस्केप वेलोसिटी मतलब होता क्या? एस्केप मतलब क्या होता है? भाग जाना, भाग जाना। यस, बच के भाग जाना। जैसे कुछ लोगों ने अभी तक मेरे को मराठी का होमवर्क नहीं दिखाया 2 टाइम। लाए? कोई बात नहीं, आफ्टर द ब्रेक यू हैव 1 मोर टाइम। मेरे दिमाग में चल रहा था, मतलब ठीक है कभी याद दिला दूंगा लेक्चर के बीच में। एस्केप से भयंकर और क्या ही मौका मिलेगा। जैद नहीं किया ना अभी तक लिख के? वेरी गुड। हाय हाय, 1.5 घंटे है फिर भी तुम्हारे पास लेक्चर के बाद। क्या हो गया? एस्केप वेलोसिटी, अर्थ के ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस से अगर किसी ऑब्जेक्ट को बाहर जाना है तो उसको एक पर्टिकुलर वेलोसिटी लगेगी, उसको एक पर्टिकुलर, उस वेलोसिटी को हम लोग बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। The minimum velocity required to an object to just get out of the Earth's gravitational influence is known as escape velocity। इतना भयंकर इंग्लिश आपको शायद ना समझ में आए, तो बहुत जनरल तरीके से समझाता हूँ कि इसको मैंने एक वेलोसिटी दिया, तो ये ग्रेविटी को सिर्फ यहीं तक रेजिस्ट कर पाया, फिर ये नीचे आ गया। और जोर से फेंकूंगा और ऊपर तक जाएगा, और जोर से फेंकूंगा और ऊपर तक जाएगा। इतना वेलोसिटी दे देना है कि वो अर्थ के ग्रेविटी के ऊपर चला जाए, मतलब उसके ऊपर ग्रेविटी एक्ट ना हो कि वापस नीचे आ सके। ये एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाने के बाद में नीचे क्यों आ रहा है? क्योंकि ग्रेविटी इसको नीचे ले रही है, हम लोग ने उसको उतना एनर्जी दिया ही नहीं है। तो अगर वेलोसिटी इंक्रीज करते जाओ तो मिनिमम वेलोसिटी, मतलब वो वेलोसिटी जो मैं ऑब्जेक्ट को अप्लाई करूं तो वो अर्थ के ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस के जस्ट बाहर चला जाए। ऐसा नहीं कि बहुत दूर चला जाए, ऐसा अंधाधुंध कुछ भी वेलोसिटी दे दिया, सैटेलाइट को लॉन्च करना है, पता चला भाई यहाँ पे छोड़ो, वो मल्टीवर्स में किसी और अर्थ के पास चले गए, वहां पे सैटेलाइट लोग अचानक से बोल रहे हैं ये क्या काम कर रहा है, ये मून का फोटो कौन भेज रहा है ऐसे, हमने तो कोई सैटेलाइट नहीं भेजा था। ओ हो, भगवान ने हमारे लिए सैटेलाइट बना के भेजा है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? कि अर्थ का ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस सपोज यहाँ तक है, तो अगर मैं कोई वेलोसिटी दे रहा हूँ, यहाँ से ऑब्जेक्ट नीचे आ जा रहा है, उससे बढ़ा रहा हूँ यहाँ से नीचे आ जा रहा है, उससे बढ़ा रहा हूँ तो जस्ट यहाँ पर जाके छूट जा रहा है। अब वो अर्थ के ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस के बाहर चले गए। अर्थ के पास में हो सकता है, अर्थ के आजू बाजू में हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है, लेकिन अर्थ पे रिटर्न नहीं आएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अर्थ के ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस से बाहर चले गए, तो वो वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं? एस्केप वेलोसिटी, और इसको डिनोट करते हैं VESC से। इसको हम लोग बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। इसके बारे में और बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन लास्ट वाले चैप्टर में आपको मिलेगा, स्पेस मिशन करके एक चैप्टर है,
उस चैप्टर में अपने को देखने मिलेगा। रॉकेट को एस्केप वेलोसिटी के साथ में हम लोग भेजते हैं। हाँ, जगह नहीं है, जगह ऐसा कुछ नहीं है। देखो जगह जैसी कोई चीज ही नहीं है। अर्थ के ऊपर है ना बहुत सारे लेयर है, अपना जो एटमॉस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर, ओजोन लेयर, अलग अलग लेयर है, तो एक कोई स्पेसिफिक पॉइंट नहीं होता। मैंने पहले ही बताया था कि ये अलग अलग मास के लिए अलग अलग पॉइंट होगा। अगर मास ऑफ ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा है तो हो सकता है कि यहां पर उसका जो है एस्केप वेलोसिटी वाला पॉइंट है कि यहां पर जो अलग हो जाएगा। मास अगर कम है तो हो सकता है यहीं पर जो है उसका ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस टूट जाए, बिकॉज हम लोगों ने फॉर्मूले में पढ़ा था ना कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस। दोनों के मास के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये कोई फिक्स पॉइंट नहीं है कि इस पॉइंट के बाहर चले गया तो बस ग्रेविटी के बाहर खत्म, समझ रहे हो? वो उसके मास के ऊपर भी डिपेंड करता है, समझा? तो अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग होगा, लेकिन जो वेलोसिटी रिक्वायर्ड होगी उस ऑब्जेक्ट को अर्थ के ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस के बाहर भेजने के लिए, उसको हम लोग बोलेंगे वो है एस्केप वेलोसिटी। मून से दूर जाएगा ऐसा जरूरी नहीं है। हाँ हाँ, देखो यहाँ पर अर्थ है और यहाँ पर कहीं मून है। मून का हम लोग बोलेंगे कि देखो मून का मास ज्यादा है इसीलिए अर्थ का ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस यहाँ तक है। स्पेसशिप का या फिर रॉकेट का मास उतना नहीं होगा कि यहाँ तक वो इन्फ्लुएंस रहे। और कंपैरेटिवली ऐसा भी हो सकता है कि मून का जो इस रॉकेट को लेकर के जो ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस है वो सिर्फ यहाँ तक है, तो उनके बीच में कहीं पर सर्वाइव कर सकता हो। समझ में आ रहा है? सब कुछ मास के ऊपर तो डिपेंड है, मास और डिस्टेंस बिटवीन देम। स्टार्टिंग से हम लोग यही कर रहे हैं। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस। जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा फोर्स, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। जितना ज्यादा डिस्टेंस उतना कम फोर्स। मास ज्यादा रहेगा फोर्स ज्यादा रहेगा, डिस्टेंस ज्यादा रहेगा फोर्स कम हो जाएगा। समझा? ठीक है, एस्केप वेलोसिटी समझा? मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू एन ऑब्जेक्ट या फिर बाय एन ऑब्जेक्ट टू जस्ट गेट आउट ऑफ ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस ऑफ अर्थ इज नोन एज एस्केप वेलोसिटी, इज नोन एज एस्केप वेलोसिटी। ठीक है, फिर उसके बाद में ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड एट एन इनफाइनाइट डिस्टेंस। इनफाइनाइट डिस्टेंस मतलब बहुत 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 ज्यादा दूर। जो एनर्जी दी गई है वो आपको वहां पे दिख रहा है पेज नंबर 13 पे, यहां पे दिख रहा है, देखो पेज नंबर 13 पे लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले दिया है काइनेटिक एनर्जी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। हम लोग ने अभी अभी लिखा था हाफ mv², बराबर कि नहीं? हाफ mv²। फिर पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? -gmm अपॉन r, r प्लस h नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हाइट पे नहीं है ना अर्थ के, इस पे तो रेडियस ऑफ द अर्थ आ जाएगा, बराबर। अर्थ के ऊपर होता तो r प्लस h लिखता, अगर यहीं पर है तो सिर्फ r आएगा। ठीक है, टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा? दोनों को ऐड करना पड़ेगा, हाफ mv² माइनस gmm अपॉन r। टोटल एनर्जी में दोनों को क्या करना रहता है? ऐड करना रहता है, लेकिन क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी माइनस में है तो वहां पे माइनस का साइन आ रहा है। ठीक है, अगला एट एन इनफाइनाइट डिस्टेंस। इनफाइनाइट डिस्टेंस मतलब बहुत ज्यादा दूर, बहुत ज्यादा दूर। काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा जीरो, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा जीरो। डिस्टेंस कितना है? नहीं पता। इनफाइनाइट मतलब बहुत दूर है, इनफाइनाइट मतलब बहुत दूर है, इसका मतलब क्या? इंफिनिटी की साइन आ जाएगी वहां पे। किसकी साइन आ जाएगी? इंफिनिटी की साइन आ जाएगी। और हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में देखा है लास्ट ईयर कि 1/0 मतलब क्या होता है? नॉट डिफाइंड या फिर इनफाइनाइट, और 1/इनफाइनाइट मतलब क्या होता है? जीरो। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी भी जीरो है, पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो है, तो टोटल एनर्जी भी क्या रहेगी? जीरो। ये सारे आपके ऑब्जेक्टिव्स वाले क्वेश्चन है। ये नीचे जितने भी क्वेश्चन हैं देखिए अपने को, इस पेज पे जितने भी क्वेश्चन है सब ऑब्जेक्टिव्स वाले क्वेश्चन है। आपको ये पूरा पेज अच्छी तरीके से याद करना है, रीड करना है, जो भी आप करो। समझा? एस्केप वेलोसिटी में वो एक मैक्सिमम हाइट का उन्होंने फॉर्मूला दिया हुआ है कि मैक्सिमम कितने हाइट तक जो है ऑब्जेक्ट जा सकता है, डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकती है। तो उसके लिए उन्होंने सेकंड वाला काइनेमेटिकल इक्वेशन या फिर थर्ड वाला काइनेमेटिकल इक्वेशन लिया है, v² = u² + 2as। थर्ड वाला लिए, हाँ, v² = u² + 2as। as की जगह पे यहाँ पे आएगा gs। अब देखो, जब मैं किसी ऑब्जेक्ट को ऐसा ऊपर की तरफ फेंक रहा हूं तो मैं उसको इनिशियल एनर्जी प्रोवाइड करा रहा हूं, जीरो नहीं है इनिशियल एनर्जी, मैं इनिशियल एनर्जी उसको दे रहा हूं।
फाइनल सॉरी इनिशियल एनर्जी नहीं, इनिशियल वेलोसिटी मैं उसको दे रहा हूँ। फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी आपके हिसाब से? फाइनल वेलोसिटी 0। क्यों? क्योंकि ऊपर जाके रुक रहा है वो थोड़े टाइम के लिए। मैंने सामान फेंका एक वेलोसिटी के साथ में, ऊपर जाके रुक गया, फिर रुक के नीचे आया, भले वो 0.001 सेकंड्स के लिए रुका हो, लेकिन रुका तो है। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है उसकी? 0 है। फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 0 है। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? Therefore 0 it is equal to u square plus 2gs। मुझे डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? कितना ऊपर जा सकता है, कितना ऊपर जा सकता है। तो मैं u स्क्वायर को इस साइड भेजूंगा, क्या बन जाएगा? माइनस यू स्क्वायर। इट इज इक्वल टू 2gs बराबर। Therefore माइनस यू स्क्वायर 2gs, मतलब 2g यहाँ पे मल्टीप्लाइड है, इस साइड आएगा तो क्या बन जाएगा? डिवाइड। 2g इट इज इक्वल टू s। फिर उसके बाद में ये आपका डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला बन गया, माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2g, माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2g। आपको क्या लगता है आंसर प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा? जब भी आप लोग सॉल्व करोगे माइनस में आएगा ना, ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं हम लोग। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आप जब सब्स्टिट्यूट करोगे ना, तो 9.8 सब्स्टिट्यूट नहीं करोगे, माइनस 9.8 सब्स्टिट्यूट करोगे। क्यों? क्योंकि आप ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहे हो, और फिजिक्स में अगेंस्ट जाना मतलब माइनस का साइन। तो आपका माइनस का साइन और नीचे जो आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे उसमें भी माइनस साइन, वो कैंसिल हो जाएगा। तो अल्टीमेटली आपको डिस्टेंस जो है वो नेगेटिव नहीं मिलेगा, आपको क्या मिलेगा? पॉजिटिव मिलेगा। समझ में आ रहा है? सपोज मेरा इनिशियल वेलोसिटी है ना 40 मीटर पर सेकंड का है। कितने मीटर पर सेकंड का है? 40। तो मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 40 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे साइन माइनस का आएगा, u स्क्वायर है तो 40 इंटू 40 हो गया, और माइनस की साइन ऐसी बाहर रहेगी, अपॉन 2g। 2g मतलब 2 इंटू, मैं यहाँ पे g का वैल्यू ना 9.8 नहीं लेता हूँ, 10 लेता हूँ, कैलकुलेशन के लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर -10 आएगा। यहाँ पर क्या आएगा? क्यों? क्योंकि जो सामान को हम फेंक रहे हैं, हम ग्रेविटी के अगेंस्ट फेंक रहे हैं, ग्रेविटी के। तो इसका वेलोसिटी या फिर इसका वेलोसिटी इंक्रीज नहीं होगा, इसका वेलोसिटी क्या होगा? डिक्रीज होगा। और जब वेलोसिटी डिक्रीज होगा तो आपका एक्सेलरेशन माइनस में आना ही चाहिए। नेगेटिव एक्सेलरेशन आपने लास्ट ईयर में पढ़ा है कि जब भी आपका फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से कम होता है तो आपका एक्सेलरेशन डी एक्सेलरेशन होता है। व्हाट इज डी एक्सेलरेशन? एक डेफिनेशन था आपको, व्हेन द फाइनल वेलोसिटी इज लेस देन द इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, तो यहाँ पर ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, फिर 4 1 4 2 2 इंटू 4 80 मीटर आपका आंसर होगा। -40 इंटू, मैंने कैंसिलेशन किया ना, फिर 2 2 4, -40 इंटू -40 नहीं आएगा, ये माइनस अलग है और यू स्क्वायर अलग है। माइनस यू द होल स्क्वायर नहीं है। अगर यहाँ पर ऐसा होता है ना माइनस यू का स्क्वायर, तो आपका आंसर प्लस मतलब 40 इंटू 40 वगैरह जो भी आता है। माइनस का साइन बाहर है, अलग है। माइनस, ये स्क्वायर जो है माइनस के साइन के लिए नहीं है, समझ रहे हो? हाँ, बीच में भी है, बाहर है, जो भी आप लोग बोलो। तो यहाँ पर अपना न्यूमेरिकल्स के अलावा पूरा चैप्टर कवर हो गया, पूरा चैप्टर कवर हो गया है। रीड करो, डू यू नो, कहीं से भी कुछ भी उठाओ, कोई डाउट है पूछो, टॉपिक सारे क्लियर करा लो। एक बार न्यूमेरिकल्स हो गया, इसका टेस्ट आएगा। न्यूमेरिकल्स का टेस्ट अलग लूँगा, क्वेश्चंस का टेस्ट अलग लूँगा। याद रखना, न्यूमेरिकल्स में डेरिवेशन नहीं आते हैं। डिराइव फॉर्मूला फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स वो थियरी में ही आएगा। डिराइव फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो थियरी में ही आएगा। न्यूमेरिकल्स मतलब सम्स, जो आगे एक्सरसाइज में आने वाले हैं। अभी तक का जितना भी देखा सब कुछ थियरी में आने वाला है, भले वो सॉल्व करने वाला ही क्यों ना हो। वो न्यूटन वाला जो 1/r² इसको कैसे पता चला, वो भी न्यूमेरिकल में नहीं आएगा, थियरी में ही आएगा। ठीक है, तो अभी तक का जितना भी कराया हुआ है सब कुछ आपको टेस्ट में अलग से आएगा और न्यूमेरिकल्स अलग से आएगा। ठीक है, 2 टेस्ट होंगे इसके। चलो फटाफट रीड करो, कुछ डाउट है तो पूछो।